हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एंड जीके। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम पिछले वर्षों में आए हुए विधि विषय से संबंधित प्रश्न पत्रों पर विचार विमर्श करते हैं और उनको पूरा हल करते हैं। तो अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है, भारतीय बार काउंसिल ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है जारी किया है। तो उसी के लिए हम जो है वीडियोस तैयार कर रहे हैं। तो हमने दो प्लेलिस्ट बनाई है, एक इंग्लिश की और एक हिंदी की। तो इंग्लिश की वीडियो पहले से ही डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं इसने देखनी हो इंग्लिश में। और आज की इस वीडियो में हम AIBE 17 को हिंदी में हल करेंगे। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी। So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड while सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन so that you can get the notification of our upcoming videos. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं। मिनिमम इज़ 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज़ ₹10,000। सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर। ये है AIB 17 हिंदी लैंग्वेज में, और ये हुआ था फरवरी 2023 में। प्रश्न 1 है, हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम की धारा 12 संबंधित है किससे? गोद लेने के प्रभाव से। भी इसका उत्तर रहेगा। दत्तक अभिभावक को अपनी संपत्ति का निपटान का अधिकार से। ये है धारा 13। फिर दत्तक संबंधी दस्तावेजों के रूप में अनुमान, ये है धारा 16। गोद लेने को रद्द करना ये नहीं कर सकते, इस पे धारा नहीं है, तो बी ही इसका उत्तर रहेगा। अगला है 2, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में केस जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? तो पारिवारिक पेंशन पर जो है PIL फाइल हो सकती है, दंगा पीड़ितों की याचिका पर भी हो सकती है, उपेक्षित बच्चे इस पर भी हो सकती है, मकानदार व किराएदार के मामले, ये तो दीवानी के मामले होते हैं, आपस के मामले हैं, तो इस पर PIL फाइल नहीं हो सकती, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 3, कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो वो हैं न्यायमूर्ति PN भगवती। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 4, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? तो विधि के नियम का पुष्टिकरण ये है, न्याय के प्रभावी पहुंच की सुविधा ये है, मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति ये भी है, ख्याति प्राप्त करना, संपत्ति बनाना ये नहीं है, तो डी इसका उत्तर हो गया। अगला है 5, हुस्नैरा खातून बनाम बिहार राज्य में डैश एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया। क्या आया था? त्वरित न्याय का अधिकार। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 6, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? वह अधिकार परीक्षा याचिका, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूओ वारंटो। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 7, रीड्स बनाम बाल्डविन का केस संबंधित है किससे? ये संबंधित है प्राकृत न्याय से। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 8, ऑडियो अल्टरम पार्टम का अर्थ है व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, मतलब उसको सुनना पड़ेगा, पहले सुनने की आवश्यकता है। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 9, अपनी नियम बनाने के शक्ति का प्रयोग करते हुए डैश के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। तो कौन सा अधिनियम है? अधिवक्ता अधिनियम। साल कौन सा? 1961। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 10, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है? मानसिक विकार है, संक्रामक रूप में यौन रोग ये है, असाध्य विकृतचित ये है, 3 महीने से कम समय से अलग रहना ये नहीं है, तो डी इसका उत्तर रहेगा। और ये जो आधार हैं ये कहाँ पर दिए गए हैं? हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 13 में। अगला है 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? तो वो है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। सी इसका उत्तर रहेगा।
अगला है 12, यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित हो तो आदेश संप्रेषित करने के तिथि के डैश दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो वो है 60 दिनों के अंदर। सी इसका उत्तर रहेगा। और यह अधिवक्ता अधिनियम, एडवोकेट अधिनियम जो है कि धारा 37 में लिखा हुआ है। अगला है 13, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन करके और डैश पारित करके किया जा सकता है। तो क्या पारित करेंगे? विशेष प्रस्ताव। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 14, नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है कंपनी विधि से। बी इसका उत्तर रहेगा। और इस पर एक केस भी आता है ना, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, सोलोमन बनाम सोलोमन, सुना हो अगर आपने। अगला है 15, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को अपील निहित है धारा 5 कै में। तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, 5 है। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 16, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ पर लिखे हुए हैं? अनुच्छेद 51 ए में। ठीक है, यहाँ पर ए लिखा है बट कै इन्होंने थोड़ी सी मिक्स कर दिया है इधर। एंड जो पर्यावरण वाला है वो है जी में, मतलब 51 कै के उपधारा 6 में। हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी प्रॉपर बनानी चाहिए। अगला 17, श्री ए को जो नियंत्रक या निर्णय ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था उसने साइबर अपील ट्राइब्यूनल न्यायाधिकरण को एक अपील की। बाद में साइबर अपीलीय ट्राइब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए डैश में अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय में। सी इसका उत्तर रहेगा। और यह कहाँ दिया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा 62 में। और देखिए जो ये शब्द लिखा हुआ है साइबर, इसको जो है 2017 के संशोधन से जो है हटा दिया गया था। बट पर देखिए अभी जो है 2023 आ चुका है और एक पेपर भी हो चुका है, बट फिर भी ये पुराने लॉ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वैसे सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 18, श्री एक्स जो श्री वाई को एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आश्रित है, आईटी अधिनियम के अंतर्गत जाना जाएगा प्राप्यकर्ता। सी इसका उत्तर रहेगा। और यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जो परिभाषा लिखी हुई है धारा 2 ख में लिखा हुआ है। अगला है 19, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है कितनी? 7। डी इसका उत्तर रहेगा। और यह धारा 4 ट्रेड यूनियन अधिनियम में लिखा हुआ है। अगला 20, नियोक्ता द्वारा प्रमुखतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट डैश और उसके अधिकतर कामगार समझ सकें उस भाषा में होना चाहिए। यहाँ आएगा अंग्रेजी। बी इसका उत्तर रहेगा। और यह धारा 9 किसकी? औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम की धारा 9 में लिखा हुआ है। अगला है 21, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में 3 घंटों से अधिक ना हो। बी इसका उत्तर रहेगा। और यह कहाँ लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है अधिवक्ता विधि पढ़ाने का अधिकार नियम 1979 में, और उसमें भी नियम 3 में लिखा हुआ है ये। अगला है 22, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? वो था प्रताप नारायण बनाम वाईपी रहेजा। ए इसका उत्तर रहेगा।
अगला है 23, मान लीजिए कि एक सड़क दुर्घटना होती है, तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? पहले एफआईआर करवा दीजिए, फिर याचिका दायर कर दीजिए, फिर बीमा कंपनी को सम्मन कर दीजिए बीमा लेने के लिए। तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 24, ऊबी जैसे ईबी रेमेडियम, जहाँ क्षति है वहाँ उपचार है का सिद्धांत इसमें स्वीकृत हुआ था एशबे बनाम व्हाइट में। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 25, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? तो ये केस था डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेजेस विदाउट इंजरी। ए इसका उत्तर रहेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई ₹10 करोड़ से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है। बी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है धारा 58 किसकी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 27, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील राज्य आयोग में होती है। ए इसका उत्तर रहेगा। धारा बता ही दी 41। अगला है 28, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है कि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। 182 दिन का समय दिया गया है, तो ए इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है आयकर अधिनियम की धारा 6 में। अगला है 29, श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 लाख में एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने यह मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान में विक्रय से प्राप्त लाभ के 14 लाख पर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा? पूंजी लाभ से आय। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 30, एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है कहलाता है, वो कहलाता है अधिभोगी। ए इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ लिखा गया है? लिखा गया है फैक्ट्री अधिनियम में धारा 2 में जो परिभाषा लिखी हुई है वहाँ पर ढ में लिखा हुआ है। अगला 31, यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। ए इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है फैक्ट्री अधिनियम की धारा 40 ख में। अगला है 32, बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए असहमत होता है। सी ने बी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 224 के आलोक में निर्णय कीजिए। देखिए जो ये धारा 224 है उसमें जो लिखा हुआ है कि अगर कोई अगर आप करार करते हैं तो ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ए इसका उत्तर रहेगा। और ये दृष्टांत भी लिखा हुआ है वहां पर, आप देख सकते हैं। अगला 33, एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्त या निहित प्राधिकार के अंतर्गत कहलाएगा क्या? प्रतिस्थापित एजेंट। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 34, एक डैश निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो डिक्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की स्वीकृति से को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है।
इसका उत्तर रहेगा चिरस्थायी। बी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी लगेगी? 38 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। ठीक है, अगला देखिए 35 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे सिविल प्रक्रिया संहिता में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 36 जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में बंधक राशि की अदायगी से किराया या संपत्ति के अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, तो यह लेन देन भोग बंधक है। ये डी इसका उत्तर रहेगा। तो बंधक के बारे में कहां पर बात की गई है? धारा 58 में। अगला है 37 श्री मंजोत मैसर सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में स्थित है। मैसर सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में से निम्नलिखित अंतर राज्य आपूर्तियां की हैं। दिल्ली का योग है 21 लाख और कर मुक्त आपूर्तियां पंजाब से 6 लाख। तो उत्तर प्रदेश से कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियां प्रत्येक क्रमशः है 3 लाख और जम्मू कश्मीर कर योग कितना है? 8 लाख। तो 8 3 11 ये हो गया, 21 ये हो गया। तो जो सीमा है जीएसटी की 20 लाख से ऊपर है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जीएसटी पंजीकृत करवाना पड़ता है। तो पंजीकरण के लिए तो अब लेकिन जीएसटी जो है कहाँ पर लगेगा? श्री मंजोत को जीएसटी के अंतर्गत किस राज्य में पंजीकरण लेने की आवश्यकता है? तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू में। पंजाब में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर कर मुक्त था वो। तो 20 का उत्तर हो गया। अगला है 38 वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है कितना? 05, 12, 18, 28। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 39 निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित परक्राम्य लिखित नहीं है? तो वचन पत्र है, विनियम पत्र है, चेक है। तो वचन पत्र लिखा हुआ धारा 4 में, विनियम पत्र धारा 5, चेक 6 में। बिलिंग रसीद नहीं लिखी हुई तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 40 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? पहला है संघ के नौसेना, सैन्य, वायुसेना व सशस्त्र बलों से संबंधित सामरिक उद्देश्य हेतु कर सकते हैं। जल एकत्रीकरण और जल संरक्षण संरचनाओं और स्वच्छता की परियोजनाओं के लिए ये ठीक है। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रोजेक्ट ये ठीक है। खेल, स्वास्थ्य देखभाल, प्रवासन, परिवहन और अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परियोजनाएं सभी हो गई और डी इसका उत्तर रहेगा 1, 2, 3, 4। अगला 41 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है समुचित सरकार, सरकारी कंपनी, समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित, समुचित सरकार द्वारा पूर्णतः व आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों का संघ, ट्रस्ट, सोसाइटी सभी हो गए। डी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ पर लिखा गया है विशिष्ट व्यक्ति के बारे में? इसी अधिनियम की धारा 46 के स्पष्टीकरण में। तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है प्रश्न 42 ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? तो पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल या फिर कॉपीराइट डिजाइन ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। ये होता है पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। ए इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 3 में। अगला है 43 निम्नलिखित में से कौन से आईपीआर के प्रकार नहीं है? कॉपीराइट है, पेटेंट है, डिजाइन है, ऐतिहासिक संकेत ये नहीं होता। तो डी इसका उत्तर हो गया। अगला है 44 निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय किया गया था कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य है? तो मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष, बहुत ही फेमस केस है ये। तो सी इसका उत्तर रहेगा। और ये संविदा अधिनियम की धारा 11 पर आधारित है।
अगला 45 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से घोषणात्मक डिक्रियों के संबंध में सही है या है। तो उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है। ठीक है, यह विवेकाधीन प्रकृति का है या फिर दोनों, तो ये दोनों ही हो गए, तो ई इसका उत्तर हो गया। अगला है 46 निम्नलिखित में से 1985 में कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 52वें संवैधानिक संशोधन से, तो बी इसका उत्तर रहेगा। और इसी संशोधन से जो है 10वीं अनुसूची भी जो है जोड़ी गई थी संविधान में। अगला 47 निम्नलिखित में से कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि यह किसी भी मौलिक अधिकार को भंग करता है तो वह शून्य अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो ये था IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, डी इसका उत्तर रहेगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये तो आप जानते ही होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर पर है ये केस। अगला है 48 भारत में समान नागरिक संहिता है मौलिक अधिकार या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर सरकारी नीति या फिर संवैधानिक अधिकार। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 44 में लिखा गया है, तो बी इसका उत्तर हो गया। अगला है 49 अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल डैश या इनमें से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा न उससे विभेद किया जाएगा। तो कौन कौन से हैं वो? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास। तो ए इसका उत्तर रहेगा। तो देखिए इसको याद कैसे करोगे। मान लो कि ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए हैं पेपर में, फिर भूल गए आप, तो धर्म निवास याद रखो, ठीक है। और उसमें आयु नहीं होनी चाहिए कहीं भी। देखो इसमें आयु लिखा है, आयु लिखा, ये आयु लिखा, जहाँ भी आयु वाला कोई होगा तो वो नहीं बनेगा। अगला है 50 जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विदित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। डी इसका उत्तर रहेगा। और ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 145 के धारा 5 में, भारतीय संविधान में ही। अगला है 51 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार, 300A मतलब 300 क्या होना चाहिए हिंदी में, के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब विधि के द्वारा ही उससे प्रॉपर्टी जो है वो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो किसी व्यक्ति आएगा यहाँ पर, ये ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 52 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है। तो नियम है, उपविधि है, रूढ़ि या प्रथा है। तो उत्तर क्या रहेगा इनमें से? कोई नहीं। तो तीनों ही हैं ये, तो डी इसका उत्तर हो गया। और इसकी धारा 2 के कै में लिखे गए हैं। अगला है 53 निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। तो कौन सी है ये? अनुसूची 7, ए इसका उत्तर रहेगा। अनुसूची 10 मैंने बताया अभी, ये वो दल बदल कानून पर है। 11 है पंचायत पर और ये म्यूनसिपैलिटी पर। अगला है 54 भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है। तो वो है अनुच्छेद 393 में, डी इसका उत्तर रहेगा। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम व राज्य क्षेत्र, ठीक है। 5 में क्या है? नागरिकता। और अनुच्छेद 300, अब देखिए यहाँ पर जो अंग्रेजी का था उसमें 390 लिखा हुआ था, जो कि डिलीट कर दिया गया है। अगला है 55 भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। भाग 3 में, 1 में बताया ना अभी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। 2 में क्या है? नागरिकता। और भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो सी इसका उत्तर हो गया। अगला है 56 प्राइवेट प्रतिरक्षा मतलब निजी प्रतिरक्षा अधिकार का प्रावधान, अधिकार कर दिया,
भारतीय दंड संहिता की धारा के बीच दिया गया है। कौन सी धारा है? 96 से और 106। बी इसका उत्तर रहेगा। 107 से 120 क्या है? यह संबंधित है दुष्प्रेरण से। अगला 57, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध सम्मति नहीं है। मैं ही आना चाहिए, संपत्ति नहीं है, ये गलत है। सम्मति होगा यहाँ पर, मतलब कंसेंट इज अ वैलिड कंसेंट। वैध मतलब वैलिड कंसेंट कब है? यदि क्षति के भय या तथ्य की भ्रांति के अंतर्गत दी गई है तो ठीक है ये। यदि विकृत चित्त के व्यक्ति द्वारा दी गई है तो ठीक है ये। 12 वर्ष कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई तो ठीक है। तो इन सभी में हो जाएगा, डी इसका उत्तर रहेगा। धारा बताई दी है, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 में लिखा गया है ये। अगला है 58, डैश के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानव वध नहीं है। तो ये है 299 का स्पष्टीकरण। 299 का स्पष्टीकरण 3 हो गया ये। देखो उत्तर भी दिया हुआ है, बी इसका उत्तर हो गया। अगला है 59, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो डैश अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों। 2 वर्ष का प्रावधान है, तो एक इसका उत्तर रहेगा। और धारा कौन सी है? 499 तो परिभाषा है, और 500 में लिखा हुआ उसका दंड, भारतीय दंड संहिता में। अगला है 60, महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है? यह संज्ञेय और अजमानती है, तो सी इसका उत्तर रहेगा। और यह कहाँ लिखा हुआ है? ये भारतीय दंड संहिता में धारा 354 में लिखा हुआ है। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि यह संज्ञेय और अजमानती रहेगा? ये जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो है, प्रथम अनुसूची जो है, उसमें लिखा हुआ है। अगला 61, एक अग्निशत्रुओं के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करना और जेड से कहता है कि वह जेड पर फायर करेंगे। यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है तो ए किसके लिए दोषी है? वो सदोष परिरोध के लिए दोषी है, अवरोध के लिए नहीं है। यह लिखा गया है धारा 340 में, और ये उसमें दृष्टांत है। सदोष अवरोध कहाँ पर? 339 में। तो ए इसका उत्तर हो गया। अगला है 62, दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21A के अंतर्गत सौदे के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है, तो बी इसका उत्तर रहेगा। तो यह जो अध्याय 21A है, मतलब 21 क्या लिखना चाहिए इसको हिंदी में लिखें तो, ठीक है। तो ये 2006 के संशोधन से दंड प्रक्रिया संहिता में डाला गया था, ठीक है। और धारा कौन कौन सी है इसमें? धारा 265 कैसे 265 तक हैं ये। अगला है 63, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि यह, पहला ऑप्शन है 7 वर्ष के कम आयु के, तो वो तो दंडनीय नहीं होता। तो 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम के आयु के जितने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली हो ऐसे, तो हाँ उसको मिल जाएगा। 10 वर्ष नहीं, 7 से 12 में नहीं ली है तो उस पर भी नहीं होगा, तो बी इसका उत्तर रहेगा। और ये लिखा हुआ है धारा 83 में। थोड़ा प्रश्न ये है ठीक से नहीं बनाया इन्होंने, 82 में नहीं आएगा, फिर वो 83 में आता है। 82 में तो फिर 7 वर्ष वाला है कि उसको दंड नहीं दे सकते। अगला है 64, दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए। दोषी शरीर या फिर दोषी आशय और गलत अभिप्राय, या फिर दोषी मन या अवैध कार्य। तो इसमें क्या रहेगा? दोषी मन और अवैध कार्य। दोषी अभिप्राय तो नहीं सकता, अवैध कार्य नहीं। तो वैसे यहाँ पर ये आशय लिख तो ज़्यादा ठीक रहता, पर यहाँ पर मन लिख दिया इन्होंने, और कोई इसमें बन नहीं रहा। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 65, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित है? तो यह है 61 से 90 धारा, जहाँ पर सम्मन्स और वारंट भेजते हैं ना, तो ए इसका उत्तर रहेगा।
अगला है 66। किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? तो संज्ञेय अपराध के लिए वो गिरफ्तार कर सकता है, तो बी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? धारा 41 में ऑफ किसकी? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। अगला है 67। परिवाद पर संस्थित समनी विचारण बाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया, वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा या फिर दोष मुक्ति मिलेगी? दोष मुक्ति मिलेगी, तो बी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? धारा 256 दंड प्रक्रिया संहिता में। अगला है 68। मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं की, परिवादी के पास क्या विकल्प है? पहला विकल्प तो ये है कि पुलिस अधीक्षक जो है उसको पत्र लिखकर संपर्क करे, या वो भी नहीं सुने तो फिर निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करे। दोनों ही हो गए, डी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? पुलिस अधीक्षक वाला धारा 154 में ही, और निजी शिकायत के लिए 156(3) में दंड प्रक्रिया संहिता। अगला है 69। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा कोई अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है जो 15 वर्ष से कम का हो और 65 से अधिक का हो। तो सी इसका उत्तर रहेगा, धारा 160 में ही लिखा हुआ है ये। अगला है 70। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है। यह निम्नलिखित किस वाद में कहा गया था? यह कहा गया था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 71। मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या फिर उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से सशक्त कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट? यह सभी, डी इसका उत्तर रहेगा। कहाँ लिखा गया है ये लिखा हुआ है धारा 260 दंड प्रक्रिया संहिता। अगला है 72। सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है? तो ये है आदेश 39, बी इसका उत्तर रहेगा। 38, 40, 41 क्या क्या जरा लिखिए, जरा कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। चलो 41 बता देता हूँ मैं। इसमें है अपील के लिए प्रावधान है आदेश 41 में। 40 में क्या है बताओ? अगला है 73। ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है। बी अहमदाबाद में अपने एजेंट द्वारा ए का सामान खरीदता है, उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए वाद जारी कर सकता है कहाँ पर? या तो अहमदाबाद या दिल्ली में। तो सी इसका उत्तर रहेगा। तो यह अधिकारिता के बारे में कहाँ पर लिखा गया है? ये लिखा गया है धारा 16 सिविल प्रक्रिया संहिता में। अगला है 74। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकाटा प्रांग न्याय की संकल्पना से संबंधित है? ये है 11। 10 में क्या है? रेस सब जुडाइस। धारा 12 में क्या है? अन्य वाद पर रोक। और 13 क्या है? यह है विदेशी न्याय से संबंधित। अगला है 75। श्री एक्स, श्री वाई, श्री जेड 10,000 के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त आज्ञप्ति डिक्री के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी हैं। श्री वाई और श्री ए के विरुद्ध अकेले 10,000 की आज्ञप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है, जिसमें संयुक्त आज्ञप्ति निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ए के लिए सही है? तो क्या श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आज्ञप्ति को प्रति आज्ञप्ति के रूप में माना जाएगा? हाँ, वो मान लेंगे वहाँ पर। तो ए इसका उत्तर रहेगा। और ये नियम 18 में ही दृष्टांत में लिखा हुआ है। अगला है 76। ए बी सी संयुक्त हिंदू परिवार के सहदायभागी हैं। वह संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। सी को समन्स दिया जाता है, परंतु ए और बी को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता है और सभी के विरुद्ध एक पक्षीय आज्ञप्ति पारित की जाती है।
तो ए और बी एक पक्षीय डिक्री को खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं। इनके विरुद्ध डिक्री खारिज की जाएगी। किसके विरुद्ध की जाएगी डिक्री खारिज? ए, बी और सी तीनों के विरुद्ध हो जाएगी। और तो एक पक्षीय आज्ञप्ति को खारिज करने के लिए आवेदन कहाँ पर कर सकते हैं? प्रावधान कहाँ है? वो है आदेश 9 और नियम 13। अगला है 77। यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है, या फिर मुकदमे से पीछे हटकर, या फिर उसके समर्थन में आवेदन दर्ज करके, या उसके लिए जुर्माना भरकर। तो उसके लिए शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है, तो ए इसका उत्तर रहेगा। और इसके लिए दंड का प्रावधान कहाँ पर है? धारा 191 और 192, जहाँ पर मिथ्या साक्ष्य गढ़ना और मिथ्या साक्ष्य देना का प्रावधान है। अगला 78। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा नियमानुसार प्रकाशित की जाएगी। उस ग्राम नगर के जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है सहज दृश्य भाग में पढ़ी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। उस गृह या निवास स्थान जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या इस नगर या गांव के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। एक प्रति न्याय सदन के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। यदि न्यायालय उचित समझे तो उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में भी एक प्रति प्रकाशित की जाने निर्देश दे सकेगा जहां पर व्यक्ति सामान्यतः रहता है। बिल्कुल ठीक है। तो सारी ठीक हो गए, सभी ठीक हैं। इसमें डी इसका उत्तर रहेगा। और ये धारा कौन सी है? यह धारा 82 किसकी? दंड प्रक्रिया संहिता। अगला है 79। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रथम अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर की जा सकती है। ये बिल्कुल ठीक है। अगला है द्वितीय अपील केवल विधि के सारभूत प्रश्न पर हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि और दोनों पर हो सकती है। गलत हो गया। ये ठीक है। दोनों ही अलग अलग हो गए, अलग विचारधारा के हो गए। फिर है प्रथम अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है या नहीं हो सकती? द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ? इसमें गलत पूछा हुआ है, सी इसका उत्तर हो गया। और ये सारभूत प्रश्न पर जो द्वितीय अपील होगी ये कहाँ लिखा गया है? धारा 100 किसका? सिविल प्रक्रिया संहिता। अगला है 80। आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है शिकायत या फिर लिखित कथन, दोनों। चीज का उत्तर रहेगा। अगला है 81। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह या दिवालियापन और से संबंधित है? वह है आदेश 22। सी इसका उत्तर रहेगा। 20 में क्या है? आदेश 20 में दिया गया है निर्णय और आज्ञप्ति। 21 में क्या है? डिक्री और आदेशों का निष्पादन। ठीक है। और आदेश 23 में क्या है? वादों का प्रत्याहरण और समायोजन। अगला 82। साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में रेस जिस्टाए सुसंगत तथ्य के सिद्धांत की चर्चा की गई है? तो ये तो धारा 6 में लिखा गया है। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 83। जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है और दायित्ववाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो वाद के एक पक्ष की तरफ से स्वीकृति हो सकती है, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? यह है धारा 19। सी इसका उत्तर रहेगा। धारा 17 में क्या है? स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। अगला है 84। न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? तथ्यों या प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। ये बिल्कुल ठीक है। फिर पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य, गृह मंत्रालय द्वारा या फिर प्राधिकरण द्वारा। ये तीनों गलत हो गए। तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 85। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? धातु की प्लेट या पत्थर पर लेख ये है, मानचित्र या प्लान ये भी है, व्यंग चित्र ये भी है। तो उत्तर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। डी उत्तर रहेगा। तीनों ही ये दस्तावेज में आते हैं। और ये कहाँ लिखा गया है? धारा 3 परिभाषा जहाँ पर दी गई है। अगला है 86। दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? वो है 113 ख में। बी इसका उत्तर रहेगा। 113 क में क्या है? विवाहित स्त्री को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण।
ठीक है ना। और 114 क क्या है? बलात्संग के लिए अभियोजन में सहमति न होने की धारणा, ठीक है। और ख कुछ नहीं है, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 87, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? मूल प्रतियों से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां जो प्रति और इन प्रतियों से तुलनाकृत प्रतियों की परिशुद्धता की स्वयं सुनिश्चितता देती है, ये है। फिर मूल प्रति से निर्मित तुलनात्मक प्रतियां, ये भी है। किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे स्वयं देखा हो, ये भी है। धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां, ये नहीं होता, तो डी ही इसका उत्तर हो गया। अगला 88, सिविल प्रक्रिया संहिता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है? यह धारा 26 सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 89, प्रतिवादी उस पर समन्स की तामील के तारीख के डैश दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान ऑर्डर 8 पेश कर सकता है, तो वो है 30 दिन के भीतर, 20 का उत्तर रहेगा। और वो आदेश 8 के नियम 1 में ही लिखा गया है। अगला है 90, विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में डैश द्वारा आबद्ध नहीं होगा, तो सिविल प्रक्रिया भी नहीं है और साक्ष्य अधिनियम भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो डी इसका उत्तर हो गया। और ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है मध्यस्थता व सुलह अधिनियम की धारा 19 में। अगला 91, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? यह धारा 7, 20 का उत्तर रहेगा। अगला 92, किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्यवाहियों को समान, ये यहाँ पर जो है समाप्त होगा, ये समाप्त किया जा सकता है। टर्मिनेशन के बारे में पूछ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे क्वेश्चन ये टर्मिनेशन का है। तो अंतिम विवाचन पंचाट, अंतरिम पंचाट, जहाँ पर मध्य प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश जारी किया हो, तो अंतिम पर और समाप्ति का आदेश, समाप्ति लिखा देखो यहाँ पर, तो 1 और 3 ए इसका उत्तर रहेगा। और इसके लिए देखिए आप मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम की धारा 30। अगला है 93, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज्यादा वाली मध्यस्थ कार्यवाही मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय सभी सदस्यों द्वारा लिया जाएगा, या उसके सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाएगा, या फिर मुख्य मध्यस्थ द्वारा लिया जाएगा, या फिर उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। बहुमत से ही होता है, डी इसका उत्तर हो गया। और ये कहाँ लिखा गया है? धारा 29 बता दी यहाँ पर। अगला है 94, हिंदू विवाह अधिनियम में मेंटेनेंस पेनेंटिलिटी वाद लंबित रहने भरण पोषण का प्रावधान कहाँ दिया गया है? धारा 24 में, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 95, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति उस अवधि तक पागल हो, 2 वर्ष की अवधि से, तो 20 का उत्तर रहेगा। देखिए धारा 2 में जो है कितने आधार लिखे गए हैं? 9। ये भी प्रश्न आता है कि भी कितने आधार लिखे हुए हैं उसमें। अगला 96, मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125-128 के प्रावधानों द्वारा शामिल होने का विकल्प है। यह मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1996 की कौन सी धारा में बंधित है? यह धारा 5 में लिखा गया है, तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 97, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? द्विविवाह ये है, तो यहाँ पर ये प्रतिषिद्ध होना चाहिए, विध नहीं है, ये सिद्ध है इधर, तो यहाँ पर ये प्रतिषिद्ध है, मतलब निषेध संबंधों की डिक्री कोटे बोल रहे हैं, डिक्री है ना, डिक्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बोलते हैं हिंदी में, तो ये, और ये यहाँ पर स्पिंड संबंध है, तो तीनों में ही आधार है, तो नहीं में क्या रहेगा? बाल विवाह, डी इसका उत्तर रहेगा। बाल विवाह कैसे, उसके लिए लिखा नहीं गया है कि बाल विवाह शून्य हो जाएगा, और बाल विवाह जो है शून्य नहीं होता, वो वैध होता है, पर वो दंडनीय होता है। दंड कहाँ मिलता है? धारा 18 के अनुसार, और द्विविवाह किया है तो धारा 17 के अनुसार और भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो है
प्रावधान है दंड का। अगला है 98, सपिंड संबंधों से तात्पर्य है तीसरी पीढ़ी की माता की और 5वीं पीढ़ी पिता की, तो बी वाला ठीक रहेगा, 20 का उत्तर है। अगला 99, सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है प्रति परीक्षा में, सी इसका उत्तर रहेगा। और सूचक प्रश्न क्या होता है, कहाँ लिखा गया है, धारा 141 साक्ष्य अधिनियम में। और ये मुख्य परीक्षा, पुनः परीक्षा, प्रति परीक्षा क्या होते हैं, लिखा गया धारा 137 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, ये जो है ये है धारा 143 की, सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछ सकते हैं, ये 143 में लिखा हुआ है। अगला है 100, अतिरिक्त न्यायिक संस्कृति से क्या तात्पर्य है, पुलिस या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई संस्कृतियां, ए इसका उत्तर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 17वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है पूरा हल कर लिया है और उस पर चर्चा भी कर ली है। तो अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई दिक्कत लगी हो, कोई प्रश्न का कोई प्रावधान गलत बताया गया हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। हम हमेशा ध्यानपूर्वक कार्य करते हैं, पर कभी कभी कोई मान लो रह भी गया तो हम उसको बाद में ठीक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है ऑब्वियसली तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खर्चा नहीं होता है। हमारे चैनल पर आज तक भी लाखों लोग जो है वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले काफ़ी कम होते हैं और सोचते हैं कि ना कोई खर्चा हो जाएगा। कोई खर्चा नहीं होता है, आप नोटिफिकेशन चाहे मत लीजिए पर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगला हम करेंगे AIB 16वीं परीक्षा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।